नमस्कार। आज का अगला पॉइंट हमको जो स्टार्ट करना है वो है हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। उद्यमिता के जो सिद्धांत हैं या उद्यमशीलता के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर के अपने को डिस्कस करना है या इस पॉइंट में हमको आगे की तरफ बढ़ना है। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आगे की तरफ अगर बढ़ें तो चूंकि हम कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पर जान गए, उद्यमिता किसे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया। उद्यमिता की विशेषताएं क्या होती है, उद्यमिता के लक्षण क्या होते हैं, इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता है इसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में इसमें यहाँ पर जो मेन बात आती है कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत आवश्यक है या उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी कड़ी में आपके पास यहाँ पर लिंकिंग स्टेटमेंट के बाद में ये 3-4 नाम आते हुए दिखाई देंगे जिनके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो नेचर है वो आपके पास यहाँ पर 100% हम मान कर चलते हैं कि ये 200 वर्ड में जाएगा। जैसे उसने कहा कि विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर उद्यमिता के विभिन्न सिद्धांतों अथवा विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। क्या होता है कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन लिखने के लिए जाते हैं, उन्होंने यहां पर पूछा कि उद्यमिता के सिद्धांतों को विस्तार समझाइए। तो इसमें यहां पर जब कभी किसी लेखक का नाम आता हुआ दिखाई दे किसी विचारधारा के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको जो है आपको बढ़िया तरीके से यहां पर हाईलाइट करना है। बाकी इनके कॉन्सेप्ट जो क्या हैं वो तो मैं सब आपको यहां पर समझा दूंगा कि आर्थिक सिद्धांत में क्या है, सामाजिक में क्या है, उसी प्रकार से आपके पास यहां पर मनोवैज्ञानिक क्या है और इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड थ्योरी इसकी क्या कहलाती है। बहुत ज्यादा इसका प्रेशर आपके ऊपर यहां पर नहीं जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि जो लोग आने वाले हैं आ गए। अब मैं कुछ लोगों के धीरे धीरे नाम याद करूंगा। इसमें एक है निशांत, दीपेंद्र और अंकुल, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भी बीच में अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो जिन लोगों के नाम आते हुए दिखाई देंगे उनसे जो है मैं यहां पर बीच बीच में इंटरेक्शन भी करता जाऊंगा। तो ये पॉइंट आपके पास आया। चलिए, जनरल साइंस में हमने यहां पर इसको लर्न कर लिया कि एक इसका जो पॉइंट होता है वो आपके पास इकोनॉमिकल है, दूसरा आपके पास यहां पर सोशियोलॉजिकल है, तीसरा आपके पास यहां पर साइकोलॉजिकल है और चौथा आपके पास यहां पर यूनिफाइड वाला नाम इसमें आता हुआ दिखाई देता है। अगला नाम है नेहा। ओके, चलिए यहां से हम इसमें आगे की तरफ बढ़े तो सबसे पहला पॉइंट आया आपके पास यहां पर इसका इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब जो उद्यमिता है, इस उद्यमिता की या उद्यमशीलता की या एंटरप्रेन्योरशिप का आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है। तो उसने यहां पर यह कहा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार, देखिए लिखने का एक ट्रेंड होता है, मतलब हमारे अपने खुद के कंधे कमजोर हैं, पर हमने कहा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इसका मतलब है कि यह बात हम जनरल ने कह करके किसी विशेष के कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्यमिता एवं आर्थिक विकास उन परिस्थितियों में होता है, मतलब दोनों चीजें, उद्यमिता भी और आर्थिक विकास भी। जब आर्थिक विकास की बात करोगे तो किसी देश के साथ जुड़ जाओगे, और विशेष करके ये वाला शब्द उन देशों के साथ चलता है जहां की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील के कॉन्टेक्स्ट में आगे की तरफ बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों में होता है जब विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियां अथवा अवसर उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। बेसिकली लाइफ का बहुत शानदार और एक बहुत इजी गोइंग फंडा मुझे तो ये समझ में आता है यहां से कि अपॉर्चुनिटी हर किसी को जीवन में मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को उसने कितना बढ़िया तरीके से अवसर आने पर यूटिलाइज कर लिया तो वो निकल जाएगा, और जिसने उस अवसर को छोड़ दिया बाद में उसके पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यहां का जो इसका मेन जो जिस्ट है कि विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियां अथवा अवसर हमारे लिए कभी ना कभी तो ऐसा टाइम होता है, सर्वाधिक अनुकूल टाइम होता है कि वहां तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग उसमें वहां पर फिट बैठते हुए दिखाई देते हैं और अपने को लगता है कि हाँ हम काम कर सकते हैं। ये इसकी विचारधारा है। उसने कहा कि उद्यमिता के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार उद्यमी ऐसी अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को अधिकतम उपयोग करने के लिए, उसने कहा ऐसी अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को अधिकतम करने के लिए व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन था,
मार्च 2020 की अगर बात की जाए, अप्रैल के आसपास जब अगर बात की जाए, जब चारों तरफ से पढ़ाई लिखाई के दरवाजे बंद हो गए थे, तब किसी के पास, अगर यूट्यूबर के पास ऐसा एक सेटअप था, उसको ये था कि यार ऐसा एक शानदार वाला अवसर आया है, इस अवसर को भुनाना है। वो नाम था फिजिक्स वाला, और उसने पूरे भारत में 2-2 हजार रुपए में जो है फिजिक्स का कोर्स बेच दिया। आप सोचिए कि पूरे भारत में अगर नीट के कॉन्टेक्स्ट में, अगर जेईई कॉन्टेक्स्ट में, उस समय जहां पर कुछ नहीं था, लोगों ने दनादन अपने फोन से पैसे दे करके उस लाइन से जुड़ते हुए दिखाई दिए। उस पर्टिकुलर परिस्थिति का उस एंटरप्रेन्योरशिप ने शानदार तरीके से यूटिलाइज किया। आंसर है यस। इसलिए आज जो है एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। यदि विचार करता रहता क्या करूं, अरे यार तो ये आ गया, कोरोना आ गया, और उसने रोना न रो करके उसने अपना काम जिस बात को लेकर के किया, वो उसको जो है आगे की तरफ बढ़ा गया। तो यहां में आप ये बात रखोगे, आर्थिक मतलब सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति, सर्वाधिक अनुकूल अवसर आया, तो उस अवसर को आपको भुनाना पड़ेगा, क्योंकि अवसर 365 दिन भी नहीं आते। आपकी होली, दिवाली, राखी 365 दिन भी नहीं आती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर ये बात इसकी मैन है। ठीक, तो यहां का कीवर्ड पकड़ोगे, आर्थिक के अंदर आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, और इसी से जो है वो अवसर, और इस अवसर को भुनाना है और भुना करके अपना अंपायर जो है खड़ा कर देना है। पुनीत, जय हिंद पुनीत। फिर यहां से जब अगर हम इसमें आगे की तरफ आगे बढ़े, तो अगला पॉइंट आता है समाजशास्त्री सिद्धांत। मैं कहता हूं कि यदि आप समाज का हिस्सा है तो मत पढ़िए कि ये समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत क्या बातें कहते हैं, क्योंकि आप यदि किसी समाज का अगर हिस्सा हैं तो उस समाज की कोई संस्कृति होगी। आंसर है यस। उस समाज की अपनी कुछ मान्यताएं होगी। आंसर है यस। क्या कभी हमको बिजनेस करने के लिए उस समाज की संस्कृति के हिसाब से उस समाज का अनुमोदन लेने की आवश्यकता पड़ती है? क्या उसमें जो ग्रुप डायनेमिक होता है, जो समूह गत्यात्मकता होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है? आंसर है यस। हालांकि ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, तो आमतौर पर एक परिवार या परिवारों का ऐसा समूह जिसमें कुछ आपस में रिलेशन होते हैं और अपनी विचारधाराओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा, समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को लेकर के ये प्रेशर दे रहे हैं, या इस बात की तरफ यहां पर फोकस ऑन कर रहे हैं कि यहां पर जो भी हमारे समाज में चीजें चलती है, कि क्या संस्कृति है, क्या उसका अप्रूवल लेना है, या क्या समाज के हमारे मान्यताएं, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से हम हमारे टाइटल को आगे की तरफ बढ़ाएं। कभी कभी अगर आप पर्टिकुलर उस विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको वो करना पड़ेगा। तो उसने कहा, समाजशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता का उद्भव विशिष्ट सामाजिक संस्कृति में होता है। भाई समाज और समाज का जो दायरा होता है वो भी एक परमिशन देगा कि हाँ आप खड़े हो सकते हो कि नहीं, क्योंकि कुछ आपके बाजार, कुछ आपका व्यवसाय ऐसा हो सकता है जो पर्टिकुलर सीधी उनकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ हो। समाजशास्त्री सिद्धांत के अनुसार एक चीज देख रहे हैं, समाजशास्त्रियों के अनुसार, समाजशास्त्री सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुमोदन, सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, समूह गत्यात्मकता आदि उद्यमिता के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब जैसे यहां पर ये बहुत सारे नाम आए आपके पास, इसमें जो समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रतिपादन में बहुत सारे नाम आए। मैं कभी नहीं यहां पर यह चाहता कि आप इतने सारे नामों का प्रेशर लें, लेकिन एक नाम का प्रेशर इसमें से ले लेना, मैक्स वेबर। क्या होता है, जब आप आंसर लिखते हो और आपने कहा कि इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक व्यक्ति कौन है, तो आपने कहा यहां पर मैक्स वेबर। हालांकि मैक्स वेबर को जो पहले से इस लाइन में यहां पर पीएससी के लगे हुए होंगे वो सब जानते हैं कि मैक्स वेबर और मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है, या मैक्स वेबर का जो एक तार्किकता का जो सिद्धांत है, सीमित या लिमिटेड बाउंडेड की जो थ्योरी है, वो बड़ी शानदार थ्योरियां उधर की तरफ है। तो यहां हम इतने नामों का लोड ना लें, क्योंकि एक आध नाम हमारे पास होगा, जब हम इसको आगे की तरफ लिख रहे होंगे तब हम लिख देंगे कि इसका मुख्य समर्थक कौन है, वो अपने पास मैक्स वेबर। हालांकि इसके अलावा भी इसमें नाम है, थॉमस क्रोकेन का नाम आता हुआ दिखाई दिया, होसी जिल का, फ्रैंक डब्ल्यू एवरेट, हैंगन रेंडल जी स्टोक्स आदि बहुत सारे नाम हैं। पर पीएससी का विद्यार्थी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कितना मैं पहले मर्तबा याद कर लूं जिससे मैं मेरे आंसर को ऊंचे दामों पर बेच पाऊं, तो वो काम आपके पास यहां पर रहेगा। एक नाम याद कर लो, क्योंकि बाकी ज्यादा याद करने से वहां पर आपके ऊपर बिना कारण प्रेशर बनेगा, और हम ये नहीं चाहते कि इस पेपर के अंदर आपके अंदर कोई प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। कीवर्ड गया समाजशास्त्री सिद्धांत, अच्छा समाज के मूल्य, अच्छा समाज की परंपराएं, अच्छा समाज का अनुमोदन, अच्छा समाज की संस्कृति। उसमें जो है कोई यहां पर उद्यम
मिता जो है उसका उद्भव हो रहा है, तो उन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मुख्य समर्थक कौन, तो लिख दिया यहां पर मैक्स वेबर, और आगे की तरफ बढ़ गए। चलते हैं यहां से आगे। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर जो आता है वो आता है इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी। अगली जो पॉइंट आता है वो है इसमें यहां पर साइकोलॉजिकल थ्योरी। बिल्कुल पुनीत, सही बात। इसमें यहां पर तो पॉइंट आया आपके पास यहां पर साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल अगर आया ना आपके पास यहां पर कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी क्या कहता है, तो बेसिकली इसको बहुत दूर ढूंढने मत जाइए। आप में से भी यहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है या हो सकता है कि वो भी कभी ना कभी यहां पर एक बढ़िया वाला एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करता हुआ दिखाई देगा, एंटरप्राइजेस खड़ा करता हुआ दिखाई देगा। तो जब अगर आपके पास वहां पर वो आता है तो उसने कहा कि जब भी कोई उद्यमी मतलब कोई व्यक्ति, उद्यमिता मतलब प्रोसेस, उद्यम इट मींस वो कंपनी या सेटअप जो है एस्टेब्लिश होकर के बढ़िया तरीके से अपना मार्केट में यहां पर काम कर रहा है। तो बात अपने पास यहां पर ही आती हुई दिखाई दी कि इस विचारधारा अथवा सिद्धांत के अनुसार उद्यमिता विकास के लिए मनोवैज्ञानिक घटक उत्तरदायी है। अब मनोवैज्ञानिक घटक का संबंध किससे है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उसका रिलेशन किससे है, ह्यूमन बीइंग से। जब समाज में पर्याप्त मात्रा में, वो कह रहा है जब समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएं, जब समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्ति अगर हमको मिल जाए, साइकोलॉजिकल ट्रेड से युक्त व्यक्तियों की जब पूर्ति होती है, तो ऑटोमेटिक वो देश और उस देश का जो है बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मान लो मैं यदि यहां पर एक इंटरप्रेन्योर हूं, जो इंटरप्रेन्योरशिप में मैं आगे की तरफ बढ़ गया हूं और मैं सारे साइकोलॉजिकल गुणों से जो हो बिल्कुल यहां पर लेस हूं कि मेरे पास सारे साइकोलॉजिकल गुण हैं। साइकोलॉजिकल गुण में मेरा अपना व्यक्तित्व, मेरी अपनी बुद्धि, मेरी अपनी क्रिएटिविटी, मेरी अपनी चिंता कुंठा, मेरा अपना धैर्य, मेरा अपने आप पर नियंत्रण। तो ये जब सब सारी बातें मेरे पास ऑल इज वेल तरीके से यदि आती हुई दिखाई दे रही है, तो मान कर चलिए कि साइकोलॉजिकल व्यक्ति हैं। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस में अप एंड डाउन होंगे। बिजनेस में या इस प्रकार की जब अगर आप बातें, जब इंटरप्रेन्योरशिप अगर आप खड़ा करते हो तो अप एंड डाउन आते हैं, पता नहीं कि कब कहां कितना नीचे चले जाएं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है। अब इसमें यहां पर आपके पास लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के समर्थक, तो पॉइंट आया आपके पास यहां पर एक नाम जोसेफ शुम्पीटर, जो हमारी जबान पर जब हम इस पेपर को लर्न करेंगे तब सबसे पहला शब्द यही है, जोसेफ शुम्पीटर। दूसरा नाम आया इसमें यहां पर मैक्किलेंड का, ये इसकी परिभाषा भी जब अगर हम आगे की तरफ थे तो वहां पर नाम आया था। इसके अलावा हैगन, कुनकेल, पीटर एफ ड्रकर आदि भी यहां पर इसमें कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते हैं, जो साइकोलॉजिकल बातों को प्रूफ करते हैं कि ये होना चाहिए। आदमी तभी आगे बढ़ पाएगा, आदमी तभी आगे बढ़ पाएगा जब अपनी वो पूरी के जितने भी उसके पास यहां पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उसमें वो बहुत बैलेंस के साथ आगे की तरफ जाना चाहता है। ठीक, तो यहां भी जो है बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं है। फिर अगर हम यहां से इसमें आगे की तरफ चलें तो अगला पॉइंट आता है यूनिफाइड थ्योरी, एकीकृत सिद्धांत। नाम ही एकीकृत, किसका, जो आपने पहला पढ़ा आर्थिक विकास का सिद्धांत, जो या अर्थशास्त्र का सिद्धांत, जो दूसरा आपने पढ़ा समाजशास्त्र का सिद्धांत, जो आपने तीसरा पढ़ा यहां पर मनोविज्ञान का सिद्धांत, इन सब का यूनिफाइड रूप, इन सब को एकीकृत। क्या ऐसा लगता है कि केवल साइकोलॉजिकल रूप से पूर्ण होने से काम नहीं चलेगा? यार ऐसा लगता है इसमें यहां पर कि केवल जो है वो हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है सब कुछ काम नहीं चलेगा। यार ऐसा लगता है केवल हम इकोनॉमिक या अवसर की बात की कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं चलेगा। अगर ये सब बातें हो यूनिफाइड तरीके से एकीकृत रूप से अगर आती हुई दिखाई दे तो ज्यादा अच्छी है। तो यहां पर आया कि उद्यमिता के विकास की एकीकृत विचारधारा कई प्रकार के, कई कौन से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, एक दो नाम आ गए। राजनीतिक विचारधारा ये भी कहीं ना कहीं यहां पर भूमिका निभाती है, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों पर आधारित है। इसमें यहां पर मुख्य व्यक्ति कौन है, तो दो ऐसा लगता है कि भाइयों के ही नाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीवी राव और एक नाम आपके पास बीएस वेंकट राव। तो या तो आप अपने माइंड में ऐसा सेट कर सकते हैं राव एंड राव,
का कनेक्शन किससे है? यूनिफाइड। क्या कहता है? वो कहता है सबको इकट्ठा कर लो यार, इस सब बातों की आवश्यकता है यदि हम बढ़िया वाला एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना चाहते हैं तो ये आपके पास यहां पर जो इसमें उद्यमिता के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसमें 4 नाम आए। चारों में एक एक नाम के साथ अर्थशास्त्र के साथ अवसर, समाजशास्त्र के साथ यहां पर समाज की बातें, प्लस उसमें समर्थक की अगर हम वहां पर बात करेंगे तो मैक्स वेबर, मनोवैज्ञानिक की अगर हम बात करते हैं तो हम खुद जो है वो एक पर्सन है, साइकोलॉजिकल रूप से यदि आप अपने आप को भी खड़ा करोगे, मेरे में ये गुण होने चाहिए। वहां के समर्थक की अगर हम बात करें तो एक नाम आपके पास जोसेफ शुम्पीटर का आता हुआ दिखाई दिया, दूसरा जो है वो आपके पास मैककिलेन, तीसरा उसमें जो है कहीं ना कहीं पीटर एफ ड्रकर का भी नाम वो लिख रहा है। फिर यहां से जब अगर हम बड़े यूनिफाइड, तो यूनिफाइड थ्योरी में क्या, तो बोले सबको इकट्ठा कर दो, सबको मिला दो, उससे काम यहां पर हो जाएगा। और बात अपने पास यहां पर आती हुई दिखाई दी कि राव एंड राव का सिद्धांत इस बात को लेकर के समर्थन करता है। ठीक, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। देखो क्या है कि जब आपके पास टाइम हो, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितना टाइम है, जब टाइम है एमपीपीएससी जो जिस बात के लिए हमारा वहां पर माइंड खराब कर सकता है, उन बातों को आप अपने रूम पर ही कर लो, लिख के देख लो ना क्या दिक्कत है। 20 वर्ड्स में लिख कर देख लो क्या दिक्कत है, 60 वर्ड में लिख कर देख लो क्या दिक्कत है, इसी टाइटल को 200 वर्ड्स में, क्योंकि जब समस्या आएगी तब देखेंगे। तो ये अगर यहां अगर कर लिया ये काम, तो फिर वहां कैसे भी किसी क्वेश्चन से हमको लड़वा देगा, अपन उसमें डरने वाले नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे। पॉइंट आपके पास इसमें आता है नवाचार की अवधारणा। अगला उसमें उसने एक हेडिंग लिखा है, हालांकि हेडिंग उन्होंने लिखा है इंपोर्टेंस ऑफ इनोवेशन, लेकिन यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ इनोवेशन की नवाचार का महत्व देखने से पहले नवाचार की परिभाषा पर चर्चा कर लें हम। तो जब नवाचार की परिभाषा को अगर आप देखते हो तो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में, तो बात आएगी यहां पर कि उद्यमशीलता के कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी यूनिट के अंदर है, इसलिए अगर उसके आसपास बातें हो तो ज्यादा अच्छी है। तो उसने कहा कि नवाचार कोई नया विचार, नव आचार विचार, नया आइडिया। अब नया आइडिया का मतलब यही नहीं होता कि केवल इस धरती पर आपके अंदर वो आइडिया आया जो पहले से किसी के पास था ही नहीं, है ना, उस आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास ये रिमोट कंट्रोल है और इसमें भी अगर आपने कोई कलाकारी कर दी तो ये भी आपका नया आइडिया है, क्योंकि इससे भी आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में किसी के द्वारा अगर कोई गुड्स पैदा किया गया, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, इसमें आपने क्या इनोवेशन किया, वो उसको लोग हाथों हाथ ले लेंगे। तो यही कहता है नवाचार कोई नया विचार, कोई नई प्रक्रिया, कोई नई प्रोसेस हो या उत्पाद। और जब भी अगर यहां पर कभी भी कहीं पर भी उत्पाद शब्द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या इसके संदर्भ में अगर आता है, तो हमेशा अपने को मानना है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा होगा वो या तो गुड्स को उत्पाद करेगा या सर्विस को। जैसे अगर अभी अपन यहां पर देखें तो ये सर्विस सेक्टर है, अगर इस पेन इस मार्कर को अगर जनरेट करना होता तब यहां पर गुड्स की बात आती है, या किसी मौजूदा उत्पाद या प्रक्रिया में परिवर्तन है जो उस मौजूदा उत्पाद या सेवा के मूल्य को जोड़ता है, मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करता है कि भाई मैं इसके 4 रुपए इसलिए ले रहा हूं कि यहां पर वैल्यू एडिशन ये किया है, दूसरे के पास ये है, हमारे पास इसके साथ यहां पर एडिशनल फीचर के साथ ये वाली बातें हैं। तो यहां पर ये आपके पास उसने कहा कि ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट को बाई चांस यदि उसने पूछ लिया कि नवाचार से आप क्या समझते हो, तो आप कह दोगे यहां पर कि कोई भी ऐसा उत्पाद या वस्तु या सेवा या प्रक्रिया जो उद्यमशीलता के कॉन्टेक्स्ट में है, यदि उसमें नए विचारों को जोड़ दिया जाता है तो उसे नवाचार के नाम से जानते हैं। नवाचार आप इसको भी मान सकते हो कि जिस समय पहले मोबाइल आया होगा, पहले जिस प्रकार से छोटे छोटे मोबाइल आए, बाद में उस मोबाइल में टॉर्च की फैसिलिटी दी, नवाचार हो गया। यदि अगर आपके पास ही मोबाइल आया, बाद में इस मोबाइल स्क्रीन में आपने जो है टच वाला कॉन्सेप्ट ला दिया, ये आपके पास यहां पर नया पॉइंट कोई ना कोई आता हुआ दिखाई दिया। अब यहां पर यह है कि मोबाइल में और तो यहां इसके अलावा भी आप बहुत जगह इस प्रकार के फीचर्स, ट्रेट्स, लक्षण जो है वो सोच विचार सकते हो कि हाँ इसको हम नया, क्योंकि नया का मतलब केवल ओरिजिनल आइडिया ही नहीं,
है ना। नया का मतलब आपके पास कि जो काम पहले से उसमें आप कुछ मॉडिफाई करके यदि आप उसको रख देते हो, कोई प्रक्रिया पहले से चल रही है, उसने कहा, आपने कहा ऐसा नहीं, इसको ऐसा कीजिए ज्यादा अच्छा होगा, इट मींस वहां पर आपके पास नवाचार आता हुआ दिखाई देगा। फिर यहां से जब हम इसमें आगे बढ़े, केबल चार्जर, वायरलेस चार्जर, बिल्कुल बढ़िया भाई, उदाहरण जो है वो पुनीत सब संभाल करके रखना। वातावरण में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने ज्यादा उदाहरण लिख पाएगा या तुम वहां पर अपनी बातों को नवीनता से जोड़ पाओगे, उतने ज्यादा भावों पे अपन अपने आंसरों को बेच देंगे।